Good morning, students. As you know, in last class we have started insurance and we have discussed some of its function and we have started principles of insurance. And I think we have completed two important principles of insurance. The first is utmost good faith and the next is insurable interest. Good faith means कि both जो party है, दोनों जो party है, which are insurer and insured, जो भी कहेंगे सच कहेंगे. दैट मीन्स कोई मटेरियल फैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो डिस्क्लोज नहीं करें. आप सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे तभी आप हकदार होंगे. एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में, उस असेट्स में या जिसके लिए अभी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज इंडेमनिटी. ठीक है. इंडेमनिटी का मतलब है कि ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर और मरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी. कि जरूरी नहीं है ना कि शिप डूब ही जाए, जरूरी नहीं है ना कि टॉर्नेडोज आए और आपका शिप को नुकसान पहुंचे, जरूरी नहीं है ना कि आग लगे ही. दैट मीन्स ये वो इवेंट है जहां फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस हैं. दैट मीन्स कोई सर्टेनिटी नहीं है. इंडेमनिटी का मतलब जो फ्यूचर में हो सकता है और नहीं हो सकता है. According to it, the insurer undertakes to put the insured in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो वो उस लॉस को ऑक्यूपाई कर लेगा इंश्योरर जिसके लिए आपने उससे प्रीमियम पे किया है, तुरंत इमीडिएटली कर लेगा. ठीक है. कह रहा है कि इन द अदर वर्ड्स द इंश्योरर अंडरटेक टू कॉम्पनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम. कि इंश्योरर जो है वो आपको लॉस का पेमेंट करेगा, कॉम्पनसेशन दे देगा जो उसने किया है, जो आपको हुआ है ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड. जो भी नुकसान हुआ है आपकी डैमेज मनी में हुआ हो चाहे बिल्डिंग का हो. द कॉम्पनसेशन पेएबल एंड लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. और इसे हम मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे. और इसका लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर एक नेचुरल पर्सन की डेथ होना सर्टेन है. समझना, इंडेमनिटी मीन्स कि जो इवेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि अगर किसी की लाइफ है तो एक ना एक दिन उसकी डेथ होनी ही होनी है. दैट मीन्स देयर इज सर्टेनिटी ऑफ डेथ. तो जहाँ सर्टेनिटी होती है वहाँ हम इस प्रिंसिपल को लाइफ इंश्योरेंस में शामिल नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को शामिल करेंगे. वैसे हमारे चैप्टर के नेक्स्ट अभी इसी के बाद लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट होगा जिसमें हम उसको क्लियर कर लेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमेट कॉज. According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by perils which are stated in the policy. साफ साफ और आसान शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि लॉस जो है केवल वही सेट ऑफ किया जाएगा, उसी का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा जिसके डिस्क्रिप्शन पॉलिसी में है. कि अगर फायर के लिए रखी है तो फायर का ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, चोरी का कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. When the loss is the result of two or more causes, the proximate cause means the direct, the most dominant and most effective cause of which the loss is natural consequences. For example, कि आग लगी, जो बचा तो कुछ लोग आए और वो चुरा कर ले गए. तो देखा जाए तो आग की वजह से ये सब कुछ हुआ, तो फिर आपका अप्रॉक्सीमेट कॉज क्या है? आग है. लेकिन आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी. अब हुआ ये कि चोर आए थे, चोरी करके जाते जाते आग भी लगा कर चले गए, तो अब देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा. अब आपको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा. क्योंकि अगर एक से ज़्यादा कॉज है किसी चीज़ के तो आप ये देखेंगे कि मोस्ट पावरफुल कौन सा है, और अगर वही पॉलिसी में मैंशन किया गया है तो कंपनी विल प्रोवाइड कॉम्पनसेशन, अदरवाइज कंपनी will not liable to pay compensation. In case of loss arising out of mishap, the most proximate cause of mishap should be taken into consideration. अब देखा जाएगा कि कौन सा सबसे मोस्ट मेथड है जिसके अंदर आपको नुकसान हुआ है, उसी मेथड को माना जाएगा कि इसी वजह से आपको नुकसान हुआ है, उसी को हम कहेंगे प्रॉक्सिमेट कॉज.
Next is principle of subrogation. Subrogation means it refers to the right of the insurer to stand in the place of the insured after settlement of a claim as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative source is involved. After the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him, her right of ownership of such property passes on the insurer. This is because the insured shouldn't allow to make any profit by selling the damaged property in case of lost property being recovered. समझ में आ रहा है आपको? कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी खरीदी और आपने उसका इंश्योरेंस लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई जा रहा था और उस गाड़ी का पूरा तरीके से एक्सीडेंट हो गया, अब उस गाड़ी में कुछ नहीं बचा, तो गाड़ी की जितनी वैल्यू थी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उतना पेमेंट कर दिया। समझ रहे बेटा इस चीज़ को ध्यान से? तो सीधी सी बात है, क्या अब भी आप गाड़ी के स्क्रैप को, अब गाड़ी का जो स्क्रैप आप चाहें कि उसको ठीक करवा ले या कुछ कर ले या मैं उसे बेच दूं, नहीं, अब आपका अधिकार नहीं है। यही कहना चाहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की, उस चीज की वैल्यू ऑलरेडी आपको पे की जा चुकी है। दैट मीन्स अब जो बचा हुआ है, जो डैमेज पार्ट है या जो स्क्रैप है या जो भी है, वो सब किसको बिलोंग करेगा? इंश्योरेंस कंपनी को बिलोंग करेगा, और आपके पास कोई राइट नहीं है उसे बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आपको तो आपकी वैल्यू मिल गई ना, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि सर आपकी गाड़ी की जो वैल्यू थी वो हम पे कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है अब आपकी गाड़ी का जो भी बचा हुआ ये पार्ट ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। एज पर द प्रिंसिपल इट इज राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लाइबल insurer to contribute for the loss of payment. It implies that in case of double insurance, the insurer are to share the losses in proportion to the amount assured by each of them. In case there is a loss, when there is more than one policy of the same property, the insurer will have no right to recover more than the full amount of actual loss. If the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further payment from other insurer will ceases. समझ में आ रहा है आपको? क्या होता है कि इंसान का जो डर है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। आपको लगा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन की बात है, ये इसलिए बनाया गया कि दो इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, उनके बीच में प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए बना दिया गया। और इसमें साफ साफ ये बताना चाह रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कि इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने डबल इंश्योरेंस ले रखा है, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो ओवर इंश्योरेंस और एक है डबल इंश्योरेंस। कि जब वैल्यू से ज़्यादा इंश्योरेंस लिया जाता है, 10 लाख की प्रॉपर्टी और आपने 15 लाख का ले रखा है, वो ओवर इंश्योरेंस है। लेकिन आपने एक ही प्रॉपर्टी का सेम वैल्यू का दो जगह से इंश्योरेंस करवा रखा है, कंपनी अलग अलग है, तो उसे हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस। अब हुआ ये कि नुकसान हो गया 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख एक कंपनी से ले लिए और 10 लाख एक कंपनी से ले लिया। ये यही कहना चाह रहे हैं कि दोनों कंपनी को कंट्रीब्यूशन देना होगा जिस हिसाब से प्रीमियम पे किया गया है, जिस हिसाब से बात की गई है, ठीक है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप दोनों कंपनी से एक्सेस डैमेज से ज़्यादा पैसे रिकवर कर सकें। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो आप दोनों से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू का आपने ले रखा है। कहीं 1 से 10 का, 1 का 5 का ले रखा है तो कैसे होगा? तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 2:1 में डिवाइड कर देंगे उसको। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने सपोज एक ही कंपनी से कॉल कर लिया तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद ऐसे नहीं कि आप दूसरी कंपनी के पास भी जा रहे हो, नहीं, ऐसे केस में नहीं जाएंगे और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दोनों से पूरा अमाउंट ले सकें। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज मिटिगेशन। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it is the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. Suppose goods kept in the storehouse catches fire, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from fire to minimize the loss or damage. कहना चाह रहे हैं कि मिटिगेशन का मतलब है कि सपोज गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, आपने बचाने की कोशिश तो की होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये उन चीज़ों के लिए है कि जहाँ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल
कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि आग लग रही है और आप आराम से दूर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि जलने तो कोई बात नहीं, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। इस केस में आपका क्लेम पास नहीं होगा। दैट मीन्स जहां तक हो सके आपको खुद को भी एफर्ट्स देने होंगे उस चीज को बचाने के लिए, अगर पॉसिबल है तो। समझ में आ रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सपोज गुड्स रखे हुए वेयर हाउस में, आपको दिख रहा है कि चोर आए हुए हैं, आप अलार्म बजाने के बजाय आराम से देख रहे हैं, बोले ले जाने तो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस हो रखा है, मैं क्लेम कर लूँगा। नहीं, इस केस में आपका इंश्योरेंस पास नहीं होगा। आग लग रही है, आप आराम से बैठे हुए, हाँ आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ दिख रहा है साफ साफ कि आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, गुड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बचे वो बात अलग है, लेकिन आपको ट्राई करना होगा। और पता लगता है कि आपने कुछ ट्राई नहीं किया, आपने जानबूझकर किया है, तो फिर ये माना जाएगा कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, आपने जानबूझकर किया और आपका क्लेम पास नहीं होगा। द इंश्योर्ड मस्ट बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस एंड नॉट बी केयरलेस जस्ट बिकॉज देयर इज इंश्योरेंस कवर। कि आप इतने केयरलेस नहीं होंगे कि आप ये मान लें कि भैया इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ रीजनेबल केयर इज़ नॉट टेकन लाइक एनी प्रूडेंट पर्सन देन द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट। और ये ध्यान, अगर आपने रीजनेबल केयर नहीं रखी है, ठीक है, फिर तो ये माना जाएगा कि भैया आपके क्लेम करने के एलिजिबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो क्या डिस्कस कर लिए? दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, और ये सारे प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस में माने जाते हैं। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है वो है हमारा ठीक है, टाइप्स ऑफ जो है हमारे इंश्योरेंस, उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। अब हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, और लाइफ इंश्योरेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, all individuals try to assure themselves of a certain sum of money in future to take care of unforeseen event or happening। ठीक है, कि भैया हर किसी की जो ज़िंदगी है वो कैसी है, अनसर्टेन है, कुछ नुकसान हो सकता है, और आपकी लाइफ में ये सब कुछ सारे के सारे रिस्क आपके सामने आ सकती है। तो इससे बचने के लिए जो भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उसी को हम कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आपको एक पर्टिकुलर इनकम देकर जाती है, इसे हम अश्योरेंस भी कहते हैं। इसका जो बाकी का पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम ओवर करते हैं यही। फिर भी अगर कोई डाउट है प्रिंसिपल्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।